हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे जिसको 2024 में बोर्ड एग्जाम को देना है उसके लिए मैं आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अध्याय 1 से लेके 4 तक, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके 4 तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं, उसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये नहीं वेट करना है कि बोर्ड एग्जाम तो अभी बहुत दिन है, अभी जनवरी या फरवरी में होगा, तब तक अभी बहुत टाइम है। अभी ऐसे मौज मस्तियां करते रहें, तो मौज मस्तियां आपको नहीं करनी है, अभी से अपनी तैयारी में आपको लग जाना है। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है अध्याय 1 से लेकर 4 तक, और किसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो सभी लोग, मैं हर बार की तरह ये भी बोलूंगी कि पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है, क्योंकि समझना भी है और नोट भी करना है। और इसके साथ साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा इच्छुक है, ठीक है, जो भी बच्चा इच्छुक है, अभी भी कहीं भी ज्वाइन नहीं हुआ है, वो भी एकदम टॉप करना चाहता है, ठीक है। सबकी, हर बच्चे के मन में एक अपनी अपनी एक इच्छा होती है कि मेरा भी बहुत अच्छा से अच्छा नंबर आए, मैं भी अपने क्लास में फर्स्ट आऊं, अपने जिले में टॉप करूं, अपने स्टेट में टॉप करूं, या नहीं भी टॉप करता हूं तो मेरा एक अच्छे से अच्छे परसेंटेज बन सके। तो अच्छे से अच्छे परसेंटेज के लिए आपको इतनी तैयारी भी करनी होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपकी चाह है कि हमें इतना ज्यादा चाहिए, तो इतना ज्यादा पाने के लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। तो जो भी बच्चा है अभी भी कहीं भी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो हमारे साथ जुड़ के, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्या करेगा, शिखर बैच से ज्वाइन होने के लिए उसको क्या, आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा। कि आप गूगल से डाउनलोड करके आप हमारी इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो बैच ही स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ के डेली क्लास भी चल रही हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो अभी भी जो बच्चा अभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। और उसको ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे 930-577-1375 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस हमारे शिखर बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको डेली क्लासेस, ठीक है, यानी कि इसमें आपकी डेली क्लासेस रहती है, वो भी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहती, वो आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाती है। उसके साथ साथ लाइव डाउट क्लासेस, यानी कि कोई भी ऐसा आपका डाउट रह गया हो जो क्लास के टाइम में क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको लाइव डाउट क्लासेस दी जाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है, हर एक शनिवार को आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें आप और भी क्या, आपका इसमें कंप्लीट सिलेबस है, आपका थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है और गैस क्वेश्चन है। यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कई सारे टीचर्स मिल को आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी आपको ये है कि आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। तो जो भी इच्छुक है वो इस बैच से ज्वाइन हो सकता है, और इस बैच से ज्वाइन होने के लिए उसको इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा। या कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे 930-577-1375 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए हम क्लास की ओर। तो क्लास में हमने पहले ही बोलते हैं कि जो हमारी आज की क्लास है वो क्या है, हमारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बच्चे आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, और पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक आवृत्त बीजी, ठीक है, एक आवृत्त बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। अब आपको आवृत्त बीज, ये आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा है आवृत्त बीजी पुष्पी, यानी कि यहाँ पे जो फ्लावर होंगे, ठीक है, आवृत्त बीजी को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। यानी कि यहाँ पे जो आपको फ्लावर दिखेंगे वो कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म वाले फ्लावर्स होंगे, ठीक है, किसके होंगे, एंजियोस्पर्म वाले फ्लावर्स, ठीक है। तो आवृत्त बीजी पुष्प के, यानी कि एंजियोस्पर्म फ्लावर के उन अंगों के नाम लिखिए
जहां नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। यानी कि यहाँ पे किसका, गैमेटोफाइट का। यहाँ पे आपको मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का जहां पे विकास होता है, इस विकास को आपको बताना है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आंसर में आपका क्या है कि नर युग्मोद्भिद यानी कि परागकण, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, परागकण। अब परागकण को क्या बोलेंगे बच्चे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। परागकण को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो ये क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट। इनका जो निर्माण होता है परागकोश, परागकोश में कहा, लघु बीजाणुधानी में। और मादा युग्मोद्भिद का यानी कि जो भ्रूणकोश कहते हैं, तो भ्रूणकोश का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय यानी कि बीजांड में। कहाँ होगा, अंडाशय यानी कि बीजांड में होता है। इतनी बात क्लियर। अगर यही आप डायग्राम से समझो, ये तो आपको पता चल गया कि जो पौधे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो डायग्राम आपको बनाऊंगी, ठीक है। ये डायग्राम आपको किसका दिख रहा है, ये आपका क्या है, पुंकेसर। ये डायग्राम किसका दिख रहा है आपको, पुंकेसर के बच्चा दिख रहा है। अब आपने जो सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैं आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे इस पुंकेसर का हम क्या करते हैं, सेक्शन कट करते हैं। क्या करेंगे, सेक्शन कट करते हैं। तो सेक्शन कट करने पे हमें यहाँ पे कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होगी, कुछ ऐसी संरचनाएं हमें यहाँ पे मिलेंगी। और हम ये क्या बोलते हैं कि जब हम परागकोश का सेक्शन कट करते हैं, तो सेक्शन कट करने के बाद हमें जो परागकोश होते हैं, उनमें जो परागकोश की दो पालियां दिखती हैं। कितनी पालियां, दो, यानी कि एक पाली ए और एक पाली ए, ठीक है। कितनी पाली दिखती है, दो पाली दिखती है। और प्रत्येक पाली में दो, एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो संख्या क्या होती है, इनको हम क्या बोलेंगे, सारे को 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या होते हैं, 4 लघु बीजाणुधानी। क्या होते हैं, 4 लघु बीजाणुधानी। और ये 4 लघु बीजाणुधानी बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं का कार्य होता है, ये परागकण का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, परागकण का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें किसका निर्माण होगा, परागकण का निर्माण होता है। अब परागकण का निर्माण कैसे होता है, ये आप प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की पूरी जरूरत है कि कैसे कैसे यहाँ पे विकास होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई मेल गैमेटोफाइट की। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो परागकोश यानी कि नर युग्मोद्भिद, बोलेंगे कि मेल गैमेटोफाइट आपके क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकण का निर्माण परागकोश में कहा, लघु बीजाणुधानी के अंदर। यानी कि इसको हम, इस वाले संरचना को बोलते हैं तंतु या पुतंतु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम परागकोश बोलते हैं। जब इस परागकोश का हमने क्या किया, सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कट करने के बाद हमें इसमें क्या दिखी, 2 लोब्स दिखे, और प्रत्येक लोब्स में 4 लघु बीजाणुधानी दिखे। और इसी लघु बीजाणुधानी में, ठीक है, इसी लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, लघु बीजाणु का या बोलेंगे परागकण का या नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई आपको। देखो, ये तो हो गया हमारा किसका निर्माण, मेल गैमेटोफाइट का। अब मादा गैमेटोफाइट का, ठीक है, किसका, मादा युग्मोद्भिद, ठीक है। मादा युग्मोद्भिद, अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपको ये संरचना भली भांति याद होगी, बिल्कुल याद होगी। कोई भी हमारे ऐसे प्यारे प्यारे जो बच्चे होंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हम तो इस संरचना को जानते ही नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि हमारी संरचना क्या है। अब इसमें देखो, इसमें हमने क्या बोला था कि ये पूरा जो संरचना है, इस संरचना को हम पूरे को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। यानी कि ये हमारे क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये आपके क्या है, स्टाइल यानी कि वर्तिका है। और ये क्या है, ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय है। और ओवरी के अंदर हम बोलते हैं क्या होते हैं, बीजांड होते हैं,
ठीक है। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड, और बीजांड को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, बीजांड को क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो इस बीजांड के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि बीजांड के अंदर, ठीक है, जो उसकी क्या होती है, बीजाणु जनन उत्तक होती है, जो उनके जनन को न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, अपने एक सेल में एक ऐसा चेंज ला देती है, अपने आकार में वृद्धि कर देती है, और वृद्धि करने के बाद किसका, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो आपने भ्रूणकोश का ये संरचना आप तो देखी होगी, आप सबने ये संरचना देखा होगा कि बीजांड के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे 3 सेल होती है, यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 सेल होती है, ठीक है, और बीच में भी क्या होते हैं, 2 होती है। ठीक है, बीच में कितने होते हैं, 2। तो ये क्या होते हैं, आपके भ्रूणकोश के संरचना होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मादा युग्मोद्भिद होता है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये क्या होते हैं, 7 सेल्स, कितने, 7 कोशिकी, 7 सेल्स वाले होते हैं, और इनमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही हमने बात किया कि परागकण का, नर युग्मोद्भिद का निर्माण कहाँ हो रहा है, परागकोश, परागकोश में कहा, लघु बीजाणुधानी में, और मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूणकोश का निर्माण कहाँ हो रहा है, अंडाशय, अंडाशय में कहा, बीजांड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। यानी कि एक परिपक्व परागकण में जो समाहित कोशिकाओं के आपको नाम भी यहाँ पे लिखने हैं। तो आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताओ कि जो हमारे एक परिपक्व परागकण है, परिपक्व परागकण जैसे ही हमने क्या बोलते हैं कि जब से हम जो हमारा परागकण होता है, परागकण में बीजाणु धानी में जो बीजाणु जन उत्तक होते हैं वो अपने आकार में एक ऐसा चेंज करती है, चेंज करने के बाद अधोस्तरी कोशिका, अधोस्तरी से परपशु कोशिका, परपशु कोशिका से आगे आगे चेंज होते 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 किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। अब जैसे ही परागकण का निर्माण होगा तो उस परागकण का क्या होगा, परिपक्वन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो आंसर इसके क्या हो जाएंगे कि परिपक्व परागकण में कायिक व जनन कोशिकाएं उपस्थित होती है। आप देखो यहाँ पे एक परिपक्व परागकण की बात हो रही है, तो ये संरचना तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को तो याद ही होगी, कोई कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको याद नहीं होगी। ठीक है, कुछ ऐसी संरचना आपने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक परिपक्व परागकण होता है ये बने होते हैं 2 चोल से। एक क्या होते हैं, इसके बाह्य चोल होते हैं, क्या होते हैं, बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल को बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन, और एक होता है इसका अंतःचोल, क्या होता है, अंतःचोल, अंतःचोल को बोलते हैं इंटाइन, क्या बोलेंगे, इंटाइन। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है बच्चे कि जो हमारा बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिनीन का, किसका, स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। तो जहां पे स्पोरोपोलिनीन अब्सेंट होता है वहां पे इस स्पोर पे हम क्या बोलते हैं कि क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। क्या होंगे, जनन छिद्र। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब परिपक्व आपने, मैं यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पे ये जो होती है इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। ये क्या होती है, कायिक कोशिका। ठीक है, क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका। और इसको बोलते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका।
ठीक है, जनन कोशिका। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो कायिक कोशिकाएं होती है, जैसे ही परागण की क्रिया हुई, जैसे ही परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया के द्वारा जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो स्टिग्मा के पहुंचने के तुरंत क्या होती है, अंकुरण होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कायिक कोशिका होती है, ये क्या बनाती है, पराग नलिका को बनाती है। क्या बनाएगी, पराग नलिका को बनाती है। और यहाँ पे ये जो जनन कोशिका होती है, ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से दो गैमीट का, ठीक है, दो नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, किसका, दो नर युग्मक का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी, और ये ट्यूब निकलती निकलती कहाँ जाएगी, जब आप बीजांड में प्रवेश करती है, तो इसी में क्या होता है, दो नर युग्मक का निर्माण होता है, जो कि आप भ्रूण कोश में देखते हैं कि एक ध्रुवीय केंद्र के साथ और एक अंड कोशिका के साथ संलयित होती है, और इसी संलयन को बोलते हैं त्रिक समेकन या त्रिक संलयन। और यही बोलते हैं कि एक ही प्लांट बॉडी के अंदर, एक ही मादा शरीर के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 240 परागकणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। 240, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। आपने जब लघु बीजाणुधानी की प्रोसेस पढ़ा होगा कि जो कैसे परागकण का निर्माण होता था, तो हमने एक बोला था कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो 240 पराग कणों के लिए 60 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ये आंसर लिख देंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। आपने परागण की क्रिया को पढ़ा होगा, तो पॉलिनेशन में आपने क्या पढ़ा था बच्चे, पॉलिनेशन में आपने यही पढ़ा था कि जो पॉलिनेशन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने ये बोला था कि इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी किसी भी साधन संसाधन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि क्या होगा, पर परागण की जो क्रिया होगी, तो पर परागण की क्रिया करने के लिए यहाँ पे जंतुओं को माध्यम की जरूरत होगी। तो माध्यम में क्या क्या हमने बोला था कि माध्यम इनमें क्या क्या होगा, वाटर होगा यानी कि जल होगा, ठीक है, एयर होगा और जंतु होगा। तो कुछ पौधों में जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, कुछ पौधों में हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो कुछ पौधों में जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जलीय परागण, यानी कि जलीय परागण कौन करेगा, पर परागण। और पर परागण करने के लिए हमने क्या बोला था कि जब पर परागण की जो आपकी क्रिया होगी, तो पर परागण करने के लिए अगर यहाँ पे कोई भी प्लांट्स है, कोई भी पौधा है, ये तो यहाँ पे पौधे की जाति क्या होगी, एक होगी, लेकिन पौधे क्या होंगे, अलग अलग चाहिए। तो इस पौधे से यहाँ पे जो परागण की क्रिया होगी, इसी को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस क्रिया को करने के लिए हवा की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, जंतु की जरूरत होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो वैलिशनेरिया एवं हाइड्राइला जो होते हैं, इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो जल के माध्यम से होती है। और एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जितने भी जलीय परागण वाले पौधे होते हैं, उनमें जो उसका अंडाशय यानी स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होते हैं, झुके होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर पी माहेश्वरी को भारतीय भूण विज्ञान का जनक कहते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के पूछते हैं, तो आपको एक एक नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी या मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठ होता है ना, कोई बातें होती है झूठ बोल रहे हो, मिथ्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आभासी या मिथ्या फलों को के कोई दो उदाहरण लिखिए।
यानी कि ऐसे कौन से फल है जिनको हम आभासी फल कहते हैं या तो मिथ्या फल कहते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से फल है जिनको हम आभासी फल कहेंगे या तो मिथ्या फल कहेंगे। तो यहाँ पे आभासी यानी कि मिथ्या फलों के दो उदाहरण हैं, सेब और नाशपाती, और स्ट्रॉबेरी आदि भी होती है। यानी कि स्ट्रॉबेरी को, सेब को, नाशपाती को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, मिथ्या फल होते हैं या आभासी फल होते हैं या तो असत्य फल बोलेंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको तैयार रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पे आपका किसकी कार्य की बात कर रहा है, टेस्टिस के 2 कार्य लिखिए। तो टेस्टिस को तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर में पढ़ाया था कि जो हमारा टेस्टिस होता है ये वृषण कोश में उपस्थित होता है। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं कहाँ होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। और एक चीज आपको मैं ये भी बताई थी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पर इसका सेल्सियस कितना होगा, यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने चाहिए स्पर्म को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम होने चाहिए। तो और आपको ये पता है कि इसी के अंदर क्या होते हैं, वृषण पालिकाएं होती हैं। क्या होती है, वृषण पालिकाएं। और वृषण पालिकाएं की जो संख्या होती है लगभग 260 या 250 होती हैं। और प्रत्येक वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, और यही शुक्रजनक नलिकाएं क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और आगे से क्या करती है, शुक्र नलिका निकालती है, यहाँ पे एक जाल के रूप में क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक जाल बना लेती है और उसके ऊपर क्या होते हैं, अधिवृषण होते हैं। ठीक है, कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि होती है। फिर यहाँ से क्या होते हैं, आपके शुक्र वाहक निकलते हैं। तो इनके आपके टेस्टिस के कार्य को पूछ रहा है कि जो टेस्टिस है, इस वृषण के कार्य को पूछ रहा है कि जो वृषण है इसके मुख्य 2 कार्य क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, नर लैंगिक हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। यानी टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है कौन सा होता है, मेल हार्मोन्स होता है, तो इनका स्रावण करना। दूसरा क्या होगा, नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करना। यानी कि यहाँ पे जब कोई भी लड़का वो 14 वर्ष की आयु में आएगा तो उनका जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का रिलीज होगा, सिक्रेशन होगा, जिसके द्वारा एलएच और एफएसएच का स्रावण होगा। एलएच और एफएसएच क्या करेगा, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल को बढ़ाएगा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ेगा तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं और एंड्रोजन हार्मोन्स भी होते हैं। यही दोनों क्या करते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, वृषण पालिकाएं, वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिकाएं, तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये 2 कार्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, देखो यहीं पे जो हमारी क्या होती है, नरजन्म कोशिका। ठीक है, क्या होती है हमारी, क्या होती है, जो शुक्रजनक नलिका होती है। ठीक है, शुक्रजनक नलिका, तो जो हमारी क्या होगी, शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक जो नलिका होती है वो क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नरजन्म कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका, नरजन्म कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, और सर्टोली क्या करती है कि शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है कि सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टिप्पणी लिखना है कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, अब देखो सर्टोली कोशिकाएं के कार्य क्या होते हैं कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में अवलंबन कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिका को पोषण प्रदान करती है। यानी कि हम सिंपल से भाषा में ये बोलेंगे कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी, और जब वो पोषण देगी तो शुक्राणु का वृद्धि होगा और उसका क्या होगा, परिवर्धन होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पोषण देने का कार्य करेंगी। ठीक है, किसका कार्य करती है, पोषण देने का कार्य को करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु में एक्ट्रोसोम का क्या महत्व है। अब आपने शुक्राणु का डायग्राम तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, ये भाई हमारे क्या होते हैं, शुक्राणु महाशय जी होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि शुक्राणु के टोपीनुमा जो भाग होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक्रोसोम। और एक्रोसोम में क्या होते हैं भाई, एक्रोसोम क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है। किसको, एंजाइम को रिलीज करने का कार्य करता है। इसी एंजाइम के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो किसमें, अंडाणु में प्रवेश करने का कार्य करते हैं, यानी कि अंडाणु में प्रवेश करने का एक मदद या माध्यम मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी की समान रचना एक्रोसोम पाई जाती है, यानी कि ये टोपीनुमा जो संरचना है इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम बोल रहे हैं। और यहाँ पे इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। केंद्रक है तो इसमें क्रोमोसोम भी है। ठीक है, तो इससे स्रावित, ठीक है, इससे स्रावित हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ये एक चीज आपको, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं कि एक्रोसोम के द्वारा कौन से एंजाइम रिलीज होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या होती है, स्रावित होती है, जो कि मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करती है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके। आपने किसका डायग्राम पढ़ा होगा, अंडाणु का डायग्राम आपने पढ़ा होगा। तो अंडाणु में आपने क्या देखा था कि इसकी दो लेयर होती है, एक लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा और एक लेयर को बोलते हैं जोना पैलिसेडा। तो कोरोना रेडिएटा जो होती है बाहरी लेयर होती है, जोना पैलिसेडा जो भीतरी लेयर होती है। तो ये क्या करते हैं, जो एक्रोसोम जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो जोना पैलिसेडा में भेदने का कार्य करते हैं। तो भेदने का कार्य कौन करता है, जो एक्रोसोम होता है। शुक्राणु के ऊपर जो टोपीनुमा भाग है उस टोपीनुमा भाग में एंजाइम स्रावित हो रहा है। कौन सा एंजाइम, एंजाइम नाम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या कर रहा है कि अंडाणु की जो द्वितीय भित्ति को भेदने, यानी कि जोना पैलिसेडा है, जोना पैलिसेडा को भेदने का कार्य कर रहा है। और भेद के क्या कर रहा है, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर रहा है और क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर रहा है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना कि उस प्रक्रिया का नाम लिख रही है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, हमारी ग्राफिन पुटिका फट जाती है और ग्राफिन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। आंसर क्या हो जाएगा कि द्वितीयक अंडाणु कोशिका के ग्राफिन पुटिका से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या डिंबोत्सर्ग कहते हैं। यानी कि देखो, जो हमारा एग होता है, ठीक है, जो हमारा अंडाशय होता है वो कहाँ कवर होता है, कहाँ होता है, ग्राफिन पुटिका में। तो जैसे ही हमारी ग्राफिन पुटिका क्या होती है, फटती है, तो ओव्यूलेशन की क्रिया के माध्यम से, यानी कि आपने ये पढ़ा होगा आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में, आर्तव चक्र की। आर्तव चक्र में बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि जो आर्तव चक्र की 3 प्रवस्थाएं होती है। ठीक है, कितनी प्रवस्थाएं होती है, 3 प्रवस्थाएं। 3 प्रवस्थाएं आपकी कौन कौन सी होती हैं बच्चे। सबसे पहली प्रवस्था होती है स्रावित अवस्था। कौन सी, स्रावित अवस्था। दूसरा होती है अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग। और उसके बाद आपकी थर्ड अवस्था होती है मासिक अवस्था। हमने क्या बोला था कि स्रावित अवस्था में LH और FSH का लेवल ज्यादा होता है, यानी इन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इन हार्मोन्स के स्रावण से ग्राफिन पुटक के द्वारा, किसके द्वारा, अंडाशय में ग्राफिन पुटक के द्वारा कौन से हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो इन हार्मोन्स का स्रावण जैसे ही होगा तो क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है।
कौन से अंडाणु? द्वितीयक अंडाणु। एक चीज आपको ये भी ध्यान देनी, मैंने पहले भी मैं बता रखी हूँ, आज भी आपको ये बता रही हूँ कि जो प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है एक लड़की के अंदर, एक महिला के अंदर, वो जन्म से यानी कि भ्रूण अवस्था में ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है किसके प्रेरणा से? स्रावित अवस्था में LH और FSH का लेवल स्रावित होता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होगा, इनका स्राव होगा, जिससे कि इसका द्वितीयक अंडक का निर्माण होगा। अब इस द्वितीयक अंडक का निर्माण, अब जैसे इसका लेवल और ज्यादा हाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया। तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? जिसमें ग्राफीन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करती है। यानी कि क्या होगा? जो हमारी ग्राफीन पुटिका फटेगी और फटने के बाद जो द्वितीयक अंडक का बाहर मोचित करती है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अंडोत्सर्ग कहलाएगी या ओव्यूलेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्तर चक्र में एलएस सर्ज की महत्ता बताइए। एलएस सर्ज की, ठीक है, तो आर्तर चक्र में एलएच सर्ज की महत्ता बताइए। तो आर्तर चक्र के मध्य में एलएच सर्च अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ठीक है, आर्तर चक्र में क्या होगा कि जो एलएच होता है, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। यानी कि स्रावित अवस्था में सबसे पहले एलएच और एफएसएच का लेवल कम रहता है, ठीक है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का श्रवण हो रहा है और द्वितीयक अंडाणु का निर्माण हो रहा है, और जैसे ही द्वितीयक अंडाणु बन गया तो इनका लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। यानी कि जो अंडाशय के अंदर अंडा होता है वो ओवुलेशन के द्वारा, अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे? एम्पुला में पहुंचते हैं। और आपको ये पता है कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है कि फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या होता है कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है। ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन से पूर्व, निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। यानी कि जब मेल और फीमेल यानी कि ओवुलेशन की क्रिया हुई, ओवुलेशन की क्रिया के द्वारा जो अंडाणु है वो बेचारा कहाँ वेट करेगा? एम्पुला में। किसका? शुक्राणु का। या शुक्राणु अंडोत्सर्ग की क्रिया के पहले शुक्राणु एम्पुला में पहुंच गया है और वेट करेगा किसका? वो अंडाणु का। ठीक है, तो अंडाणु शुक्राणु का जब दोनों का मिलन होता है, हमने क्या बोला कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु पे जो टोपी नुमा उसका भाग होता है, वहां पे एक्रोसोम पाया जाता है। तो एक्रोसोम एंजाइम में जो एंजाइम है, उसे एंजाइम के द्वारा जो अंडाणु के द्वितीयक भित्ति उसमें भेदने का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निषेचन के पूर्व यानी कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ है तो निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्रावण करता है। यानी कि जो अंडाणु होता है वो किसका स्रावण करता है? फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ का स्रावण करता है, और यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है। अब ये क्या करेगा? शुक्राणु की जो सतह होती है, उस सतह से एंटी फर्टिलाइजिन नामक जो ग्राही होती है, उस ग्राही से क्या करेगी? क्रिया करेगा। जैसे ही क्रिया करेगा तो जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। क्या हो जाएगा? आसंजन हो जाता है। तो यही होता फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी। ठीक, नेक्स्ट, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पे आपको जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या तात्पर्य ये पूछ रहा है। तो जनन स्वास्थ्य से हमने ये बात की है, हमको पता है कि हम मेन रूप से जनन स्वास्थ्य को ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति WHO के अनुसार, किसके अनुसार? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जो हर साल आपका 1951 से कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जो हर साल आपका 7 अप्रैल को चलाया जाता है। कितना? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर साल चलाया जाता है। इसका क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि एक जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन बोलेंगे, टिप्पणी बोलेंगे, तात्पर्य बोलेंगे, तो मेन ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होगा, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि यह जो व्यक्ति है, ये जो बंदा है, वो जनरल रूप से क्या है, स्वस्थ है। यही इसका क्या होता है, तात्पर्य होता है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में, तो ये भी आपको क्या करने हैं, तैयार रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, यानी कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जनरल रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि वो हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ तब मानेंगे जब व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सामाजिक रूप से जो उसकी सोच है, ठीक है, उसके बाद भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, व्यवहारात्मक रूप से, यानी कि हमारा जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारा व्यवहार कैसा है। ठीक है, आज के टाइम में देखो लोगों की, यानी कि अगर कोई लड़का है तो लड़का को किसी लड़की के प्रति क्या हो, गलत भावनाएं हो, गलत सोच है। ठीक है, जो आज के टाइम में इतने सारे रेप की केसेस हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहे, कांड हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जो व्यक्ति इस काम को अंजाम दे रहा है वो व्यक्ति क्या है, जनरल रूप से स्वस्थ नहीं है। तो इसी को जागरूकता लाने के लिए, जनरल रूप से स्वस्थ करने के लिए हर साल वैश्विक रूप से 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि आप कैसे जनरल रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आंसर आप क्या लिखोगे कि प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को जनन स्वास्थ्य दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है, डेट भी और सन भी, आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान अनार्थों के गर्भ निरोधक विधि के रूप में कोई 2 लाभ बताइए। देखो, आपने एक जो परिवार कल्याण नियोजन, ठीक है, परिवार कल्याण नियोजन जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उस कार्यक्रम को चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि लोगों को जनसंख्या को रोकने के लिए, ठीक है, जो हमारी जनसंख्या, आज हमारे घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, आज हमारे घर में कितने हैं, 4 बच्चे हैं, तो कल को क्या होंगे, अगर एक एक बंदा क्या करेगा, 3 से 4 बच्चे को पैदा करेगा, तो मान लो 3 ही करेंगे, तो 3 + 3 + 3 + 3 यानी 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 4 बच्चे ये हो गए और यहाँ पे 12 इन्होंने कर लिए, तो 12 4 कितने हो गए, 16 के, यानी कि जनसंख्या हमारी क्या है, बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो हमारा घर है, जो आवास है, वो उतना का ही उतना है, जनसंख्या बढ़ी लेकिन जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं, जो हमारी आर्थिक आय है, ठीक है, जिससे कि हम पालन पोषण कर सके, तो वो ठीक ठाक से नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जनसंख्या को कम करने के लिए जो हमारा जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कि लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर आप इस गर्भ निरोध को, जनसंख्या को कम करने के लिए यहाँ पे रासायनिक विधि, ठीक है, और साथ साथ कुछ मेडिसिन, इन सारी चीजों का यहाँ पे प्राकृतिक विधि, IUD मेथड, इन सारी चीजों का यूज किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गर्भ निरोधक उपाय को अपनाते हैं। और गर्भ निरोधक उपाय को अपनाएंगे तो जो हमारा अनचाहा गर्भ, यानी कि अनचाहा गर्भ उसे बोलते हैं कि 2 कपल्स की, जो स्त्री और पुरुष है, उनकी मर्जी नहीं है कि हमें बच्चा चाहिए, लेकिन क्या होगा कि जो लेडीज है वो क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए यहाँ पे गर्भ निरोधक उपाय को बताया जाता है। तो इसमें से एक आपका उपाय प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक विधि में आपका एक आता है स्तनपान अनार्थ, यानी कि एक ऐसी महिला जो एक शिशु को जन्म दी है, तो हम बोलते हैं कि अगर वो महिला 6 मंथ तक, ठीक है, वो महिला क्या करेगी, 6 मंथ तक शिशु को दूध पिलाएगी, यानी कि स्तनपान कराएगी, तो वहां पे ये चांसेस होंगे
कि 6 महीना तक वो जो महिला होगी, अगर दो कपल्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वहां पे वो जो महिला होगी वो गर्भधारण नहीं होगी, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि शिशु के जन्म के 6 माह तक माँ पूर्णतः स्तनपान कराती है, जो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अतः सगर्भता की संभावना कम होगी। यानी कि यहाँ पे अंडोत्सर्ग की क्रिया ही नहीं होगी, तो अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी तो सगर्भता की संभावना भी कम होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, स्तनपान अनार्तव एक प्राकृतिक विधि है, अतः इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। साथ साथ कुछ ऐसे भी हमारे मेथड होते हैं जिनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, लेकिन जो हमारी स्तनपान अनार्तव ये हमारी क्या है, प्राकृतिक विधि है, इसको हम रोक नहीं सकते। यानी कि एग्जाम्पल, जैसे किसी शिशु का जन्म हुआ तो हमें बोलते हैं कि जैसे ही प्रसव की क्रिया हुई, जैसे ही प्रसव की क्रिया के द्वारा एक बेबी का जन्म हुआ, तो बेबी का जन्म होने के बाद कुछ घंटे बाद जो माँ का स्तन होता है, जो महिला का स्तन होता है, उससे दुग्ध निकलना स्टार्ट हो जाता है। और शिशु के लिए माँ का पहला दूध पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ताकि जो बच्चा है उसको कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारी से वो लड़ सके, मजबूती से उसे क्या कर सके, फाइट कर सके। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्तनपान अनार्तव के गर्भनिरोधक विधि के रूप में कोई दो लाभ बताइए। तो लाभ ये होते हैं कि अगर कोई महिला 6 मंथ तक स्तनपान कराती है तो उसमें अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं हो, यानी सगर्भता नहीं होगा, वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा क्या होगा कि स्तनपान अनार्तव एक प्राकृतिक विधि है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। अब आपने ये भी मैंने आपको बताया था कि जो परिवार नियोजन होती है इसकी अस्थायी विधि होती है और अस्थायी विधि होती है। तो इसमें से आपकी जो अस्थायी विधि में आप आ जाएंगे, जैसे रोध का यूज यानी कंडोम का यूज हो गया, आईयूडी हो गया, जैसे कापटी हो गया, कापर मल्टी, सारी चीजों का यूज, ये क्या है, आपकी अस्थायी विधि है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जितनी भी गर्भ निरोधक उपाय है, यानी कि आपने जो कोई पिल्स होती है, माला डी, सहेली, इन सारी चीजों का आपने यूज किया, ठीक है, आपने प्राकृतिक विधि का यूज किया, फिर भी जो महिला है वो नहीं चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, फिर भी वो क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, तो इसको हम अस्थायी विधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां भी होती है, यानी कि परिवार नियोजन के तहत आपको अस्थायी विधि भी बताई जाती है कि अगर इस अस्थायी विधि का यूज किया जाएगा, अगर इसका एक बार हमने यूज कर लिया तो कोई जो महिला है वो क्या होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुष नसबंदी वैसेक्टॉमी एवं महिला नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें की जाती है कि यहाँ पे देखो, ठीक है, मेल पार्ट्स हो गया, ओके। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र दिख रहा है। ठीक है, तो देखो जो अस्थायी विधि क्या होती है कि पुरुष में, जिसको बोलते हैं नसबंदी बोलते हैं या शैलक्रिया बोलते हैं या तो ऑपरेशन बोलते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो शुक्र वाहक होती है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होते हैं, शुक्र वाहक, क्या होते हैं, शुक्र वाहक बोलेंगे या तो शुक्र नलिका। ठीक है, तो इन शुक्र वाहक को क्या किया जाता है, या तो इसको काट दिया जाता है, ठीक है, काट दिया जाएगा, या तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्थायी विधि, यानी कि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हुआ, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण हुआ, शुक्राणु निकल के कहाँ जाएंगे, एंड्रिलन में, हमारी अधिवृक्क ग्रंथि में, स्टोर होने के बाद यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक कट है,
या तो या वहां पे कट लगा है या तो बांध दिया गया है, तो जो शुक्राणु होगा वो आगे प्रवेश नहीं करेंगे। और हम ये बोलते हैं कि जो शुक्राणु का जीवन काल होता है कितना होता है, 2 से 3 दिन। ठीक है, तो 2 से 3 दिन ये क्या रहेंगे बेचारे, जिंदा रहेंगे, और उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या होगी, अस्थायी विधि। तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो कोई मान्य, यहाँ पे सगर्भता की कोई भी चांस नहीं होगी। यहाँ पे अगर 2 कपल्स के बीच में, ठीक है, लैंगिक संपर्क बन रहे हैं तो इसमें प्रेग्नेंट की कोई भी संभावना नहीं होगी। तो ये क्या होती है, परिवार नियोजन की एक, यहाँ बोलेंगे गर्भ निरोधक की एक अस्थायी विधि होती है। इसी तरह महिला में क्या होगा, इसकी जो क्या होती है, संकीर्ण पथ, यानी कि जो अंडवाहिनी होती है, या तो इसको काट दिया जाता है या तो इसको बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे काट दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो निषेचन की क्रिया तो यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो इसका संकीर्ण पथ होता है जिसको स्थमस बोलते हैं, इसको हमने क्या किया, काटा या तो हमने बांधा। अब हमने काट दिया, बांध दिया, तो यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स से यहाँ पे स्पर्म पहुंचे, ठीक है। तो स्पर्म पहुंचने के बाद यहीं पे आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दीवार इनको क्या करेगी, रोक देगी, क्योंकि यहाँ पे एक अवरोधक लगा हो रहा है, यहाँ का जो रास्ता है वो अवरुद्ध कर दिया गया है, ठीक है। तो रास्ता जब अवरुद्ध कर दिया गया है तो यहाँ से स्पर्म आगे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, सगर्भता नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी, सगर्भता, संगर्भता भी नहीं होगी। तो ये क्या होती है, एक अस्थायी विधि होती है। लेकिन बाकी जितने भी आपके रोध होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक विधि, जितने भी आपकी क्या आएगी, IUD, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस में आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप कापटी पढ़ते हैं, ठीक है, हिप्पिस लूप पढ़ते हैं, और इसके बाद आप गर्भाशय ग्रीवा को पढ़ते हैं। तो ये आपकी क्या है, अस्थायी विधि है, यानी कि इसको कभी कभी यूज करने के बाद भी कोई महिला क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं अनचाहा गर्भ, बिना चाहते हुए भी गर्भधारण होना। तो उसके लिए आपको सगर्भता की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है, जिसको बोलते हैं MTP। और MTP आप कब करवाएंगे, जब आपका 12 सप्ताह का भ्रूण होगा या 3 मंथ से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं ART, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब देखो, जो ART कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि सहायक जनन और प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में एक ऐसे दंपति, एक ऐसे कपल्स जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, लेकिन चाहे महिला में चाहे पुरुष में कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण वो उस सुख से वंचित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी साइंस ने क्या किया है कि ऐसे भी कपल्स को, ऐसे भी दंपति को वो अपने इच्छा से, ठीक है, अपने सुख सुविधा से वंचित ना हो, तो इसके लिए ART के द्वारा, जिसके अंदर किसी भी महिला में या किसी भी पुरुष में बंधिता पाई जाएगी, या जिसको बोलते हैं बांझपन बोलते हैं, ये क्रिया पाई जाती है, तो उसको ART के द्वारा, इसके द्वारा हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे कपल्स को, ऐसे दंपति को माता पिता बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जनन सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों जैसे GIFT, ठीक है, ZIFT, GIFT, ICSI, ठीक है, आदि द्वारा उन बंधित दंपतियों को संतान उत्पत्ति में सहायता करता है जिनका समान उपचार संभव नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे बंधिता होती है, कुछ ऐसे कमी होती है महिला में या पुरुष में, जिसका उपचार के द्वारा उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो कमी क्या होती है, कुछ कमी आपकी जन्मजात भी हो सकती है, कुछ कमी आपके खान पान पे डिपेंड भी करती है। तो कमी क्या होगी, जैसे कुछ महिलाओं में क्या होगा कि उनकी अंडे का निर्माण ही नहीं कर रही है, या तो अंडे का निर्माण कर रही है तो जो निषेचन योग्य वातावरण होता है वो वातावरण को नहीं दे रही है, यानी कि उसके अंडवाहिनी में कोई न कोई क्या है, कमी है, या अंडवाहिनी में कमी नहीं है तो उसके गर्भाशय में कोई न कोई क्या है, दिक्कत है, ठीक है। तो इन कमी को, यानी कि इसको दवा के बेस पर हम इसको नहीं ठीक कर सकते, तो ART के द्वारा ऐसे भी दंपति को पेरेंट्स बनाया जाता है। अब ऐसे ही पुरुष में क्या होगा कि कुछ ऐसे भी पुरुष होंगे जिसमें कि यानी स्पर्म काउंट कम होगा, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि मिलियन की संख्या में क्या होना चाहिए, हमारा स्पर्म काउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म काउंट कम होगा, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, या तो कुछ शारीरिक दिक्कत होगी। शारीरिक दिक्कत में क्या होगी कि जो इसका लिंग होगा क्या होगा, छोटा होगा, कई सारी जो दिक्कत होंगी, ठीक है। तो उसको, उस दिक्कत को भी दूर करने के लिए क्या किया जाएगा,
इस तकनीक का यूज किया जाता है। तो इसमें आपका ICS, इसका इस तकनीक का जो यूज होता है इसको पुरुष में यूज किया जाता है, यानी कि ऐसे पुरुष जिसमें कोई न कोई कमी होगी। और आपका ZIFT और GIFT ये तकनीक उसके लिए यूज होगा महिलाओं में, यानी कि GIFT में जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, ZIFT में जिसमें निषेचन, जो अंडाणु का निर्माण तो करेगी लेकिन निषेचन योग्य वातावरण नहीं देगी। तो ये क्या होता है, स्वपात्र निषेचन के अंदर यानी कि शरीर के बाहर ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराई जाती है। कैसे कराई जाती है, जैसे मादा शरीर के अंदर कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे स्वपात्र निषेचन क्या है, जो कि अभी हमने बोला। तो स्वपात्र निषेचन क्या होता है, जिसको बोलते हैं IVF, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। यानी कि एक ऐसी तकनीक जिसमें क्या होगा कि जैसे मादा के शरीर में मानक परिस्थिति में जो वातावरण महिला के शरीर में फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, वही वातावरण शरीर के बाहर यानी कि लैब में कृत्रिम रूप के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कृत्रिम रूप से द्वारा निषेचन की क्रिया कराई जाती है, उसी को बोलते हैं स्वपात्र निषेचन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वपात्र निषेचन। और स्वपात्र निषेचन में या तो जायगोट तक, ठीक है, या तो जायगोट तक होता है या तो 8 कोशिका से अधिक। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो आपको इन सारे जितने भी आपने आज की क्लास में क्वेश्चन देखा, उन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं, तैयार रखने। किसके लिए रखने, आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको सीरियस होकर इसको पढ़ना है और साथ साथ आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ये नहीं कि बस पढ़ के चुप मार के ऐसे बैठ जाए, तो चुप मार के आपको नहीं बैठना है, पढ़ना भी है और अपने दोस्तों की हेल्प भी करना है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, तो आप इतनी तो हेल्प आप उनकी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना भी है, साथ साथ अपने फ्रेंड्स में लिंक को शेयर भी करना है। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो सभी लोग के लिए को बाय बाय, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।